वेलकम बच्चों, हमारे YouTube चैनल पेल्कन्स 360 में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में मैं 3D का क्लास ले रहा था, उसमें मैंने बताया था कि उस रेखा का समीकरण जो किसी दिए गए बिंदु से होकर जाती है, इसका पोजीशन वेक्टर ए दिया हुआ था और वह रेखा किसी दिए गए वेक्टर बी के पैरेलल, ये रेखा है आपका, और ये किसी दिए गए बिंदु से पास करते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ है, दैट मीन्स वेक्टर ओ इज इक्वल टू वेक्टर ए, और यह रेखा जो है वह इस वेक्टर बी के पैरेलल है। तो ऐसी रेखा का समीकरण हुआ था बच्चों कि वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। तो आज जो मैं बताऊंगा बच्चों वो थ्योरम नंबर 2 के नाम से जाना जाएगा। वो थ्योरम नंबर 2 ये रहेगा, तो उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो दो बिंदु से होकर जाती है। क्या बिंदु से होकर जाती है? दो बिंदु से, और उसका पोजीशन वेक्टर दिया हुआ बच्चों, मान लीजिए कि इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए वेक्टर बी है, तो इस रेखा का हमको समीकरण निकालना है। मान लीजिए बच्चों कि ये पोजीशन वेक्टर जब दिया गया है तो ये ऑरिजिन है, तो वेक्टर ओ इज इक्वल टू वेक्टर ए, और यहाँ पर वेक्टर ओ बी इज इक्वल टू क्या हो गया? वेक्टर बी। मान लीजिए बच्चों इस रेखा पर कोई बिंदु P है जिसका पोजीशन वेक्टर r है, दैट मींस वेक्टर OP इज इक्वल टू कितना? वेक्टर r। अब एडिशन ऑफ वेक्टर से वेक्टर AB आप जब निकालेंगे तो क्या होगा? वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA। हम पहले बताए थे बच्चों कि अगर वेक्टर AB दिखा हुआ हो तो बाद वाला पहले लेना हो और पहले वाला बाद में लेना है। तो वेक्टर AB इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OA, दैट मींस वेक्टर B माइनस वेक्टर A। तथा वेक्टर AP अगर हम निकालें तो हमको लिखना होगा वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA, दैट मींस वेक्टर R माइनस वेक्टर A। जैसा कि आप देख रहे हैं बच्चों कि वेक्टर AP और वेक्टर AB वह क्या है? संरेख है, एक ही रेखा में है। और संरेख होने यानी कोलिनियर होने का कंडीशन हम बताए थे बच्चों कि जब दो वेक्टर कोलिनियर हो तो एक वेक्टर बराबर दिस क्वांटिटी दिस राशि इनटू कितना होता है? दूसरा वेक्टर। दैट मींस क्या होगा बच्चों कि वेक्टर r माइनस वेक्टर a इज इक्वल टू लैम्डा इनटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a, इंप्लाइंग वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा वेक्टर b माइनस वेक्टर a। ये ऐसी रेखा का समीकरण हुआ बच्चों जो किसी दो दिए गए बिंदु से पास करती है और जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर a तथा वेक्टर b है। ये वो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स whose position vectors are vector A and vector B given। और इसको बच्चों कार्तीय समीकरण में कार्टेशियन इक्वेशन में बताना बच्चों कि कार्टेशियन इक्वेशन में क्या होता है। तो कार्तीय समीकरण होता है रेखा का समीकरण जो दो बिंदु x1 y1 और z1 तथा x2 y2 और z2 से होकर जाती है। तो ऐसी दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण हुआ है बच्चों x माइनस x1 by x2 minus x1, y minus y1 by y2 minus y1 और z minus z1 by z2 minus z1। तो इस तरह से बच्चों ये कार्तीय समीकरण है। रेखा का एक कौन सा समीकरण कहलाएगा? कार्तीय समीकरण कहलाएगा। समझा बच्चों? तो मैंने बताया कि उस रेखा का समीकरण जो दो बिंदु से कट जाती है और जिसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर ए और वेक्टर बी दिया हुआ है, उसका जो सदिश समीकरण हुआ बच्चों वो क्या हुआ? वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a प्लस लैम्डा इनटू वेक्टर b माइनस वेक्टर a। और इसका जो कार्तीय समीकरण हुआ बच्चों जो दो बिंदु से पास करती है, तो उसके कार्तीय समीकरण क्या होंगे? x माइनस x1 बाय x2 माइनस x1, y माइनस y1 बाय y2 माइनस y1, z माइनस z1 बाय z2 माइनस z1। ठीक है बच्चों, समझ गए? बच्चों अब आपके सामने मैं तीसरा थ्योरम बताने जा रहा हूँ। दो दी गई रेखाओं के बीच न्यूनतम दूरी ज्ञात करें। फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन लाइंस। मान लीजिए बच्चों L1 और L2 दो रेखाएं दी हुई है आपको, और इसका इक्वेशन है वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a1 प्लस लैम्डा वेक्टर b1 और वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a2 प्लस लैम्डा वेक्टर b। ये दोनों रेखा नॉन पैरेलल है, पैरेलल है, समांतर नहीं। तो ये माना गया है बच्चों कि दो नॉन पैरेलल लाइन के बीच भी
बहुत छोटा न्यूनतम दूरी होता है, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस होता है। तो शॉर्टेज डिस्टेंस का ये फॉर्मूला है बच्चों, मॉड ऑफ वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय मॉड ऑफ b1 क्रॉस b2। ये किस फॉर्म में हुआ बच्चों? वेक्टर फॉर्म में हुआ। कौन फॉर्म में हुआ? सदिश रूप में हुआ। सदिश रूप में अगर दो रेखाओं के समीकरण दिए हुए हैं, उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है, न्यूनतम दूरी निकालना है, तो उसका क्या फॉर्मूला होता है? वेक्टर a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 बाय b1 क्रॉस b2 का मॉड और फिर पूरे का। इसी चीज को बच्चों हम कार्टेशियन फॉर्म में ले सकते हैं। सपोज कर लीजिए कि इस लाइन का इक्वेशन है x माइनस x1 बाय a1, y माइनस y1 बाय b1, z माइनस z1 बाय c1। और इस लाइन का इक्वेशन है बच्चों x माइनस x2 बाय a2, y माइनस y2 बाय b2 और z माइनस z2 बाय c2। तो ऐसे स्थिति में यानी कार्तीय समीकरण के रूप में दिया हुआ है, कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है दोनों लाइन का, तब इस दोनों लाइन के बीच का शॉर्टेज डिस्टेंस अगर निकालने कहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है बच्चों x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। और यहां पर a1 b1 c1, a2 b2 c2 और बाय रूट अंडर a1 b2 माइनस a2 b1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद b1 c2 माइनस b2 c1 का होल स्क्वायर, फिर उसके बाद c1 a2 माइनस c2 a1 का होल स्क्वायर, फिर पूरे का मॉड होता है। ये है शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस whose equations are given। ये कार्टेशियन एक वेक्टर फॉर्म में हुआ और ये कार्टेशियन फॉर्म में हुआ बच्चों। समझ गए बच्चों? मिटा दो। बच्चों अब आपके सामने ये चौथा थ्योरम है, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी ज्ञात करें। दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी का क्या फॉर्मूला होता है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। बच्चों ये L1 और L2 दो रेखाएं हैं, ये दोनों समांतर हैं, यानी वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A1 प्लस लैम्डा B और वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A2 प्लस म्यू B। म्यू और लैम्डा स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर भी इसलिए बता रहा है कि दोनों का डायरेक्शन एक तरफ, ये डायरेक्शन को बता रहा है। तो ऐसे दो पैरेलल लाइन के बीच का जो डिस्टेंस होगा बच्चों, उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस d इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर a2 माइनस a1 क्रॉस वेक्टर b बाय मॉड ऑफ वेक्टर b। बात समझ में आ गई बच्चों? बच्चों अब हम लोग एक्सरसाइज पर चलते हैं, जो लाइंस के थ्योरम पर बेस्ड है। स्ट्रेट लाइन पर आधारित जो एक्सरसाइज है, उदाहरण एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, 11.2 पर बात करते हैं। 11.2 का पहला क्वेश्चन कहता है कि बताएं कि तीन रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर लंब हैं, जबकि तीनों रेखाओं की दिक् को जाएं अर्थात डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए बच्चों। तो हमने क्या कहा यहाँ देखिए, इस पहली रेखा का जो डायरेक्शन कोसाइन है दिक् को दिया है, इसको हम L1, M1 और N1 माना। दूसरी रेखा जो है उसकी दिक् को जाए है, उसको L2, M2 और N2 माना। और तीसरी रेखा की जो दिक् को जाए है वह L3, M3 और N3 माना। हम आपको बताए थे बच्चों कि दो रेखाएं जब परस्पर लंब होती हैं तो उनके दिक् को जाओं के गुणनफल का जो सम होता है, यानी L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 वो 0 अगर हो जाएगा तो समझेंगे पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंब है। उसी को हम लोग चेक करते हैं बच्चों, L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू क्या मिल रहा है आपको? यहाँ पर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा, 48 बाय 169
फिर इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 36 बाय 169, फिर इसके से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो -12 बाय 169। आप इसको सॉल्व कीजिए, 169 48 -36 -12, दैट मीन्स क्या हुआ 48 - 48 बाय 169 यानी 0 बाय 169 यानी 0। इसका जो रिजल्ट आया बच्चों L1 L2 M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0, इससे क्या पता चला? हम पहले ही थ्योरम बताए थे आपको कि दो रेखाओं के जब डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हो तो उसका L1 L2 प्लस M1 N2 प्लस N1 N2 का वैल्यू क्या होता है 0। इससे क्या रिजल्ट निकला बच्चों कि पहली रेखा दूसरी रेखा पर क्या है लंब है, पहली रेखा दूसरी रेखा पर क्या लिखेगा लंब है, पहली रेखा दूसरी रेखा पर लंब है। और इसी प्रकार बच्चों आप L2 L3 लीजिएगा, M2 M3 N2 N3 तो डेफिनेटली 0 होगा। फिर उसके बाद बच्चों तब क्या लिखेगा दूसरी रेखा तीसरी रेखा पर लंब है, बात समझ में आ रही ना। उसके बाद आप लीजिएगा L1 L3 M1 M3 और N1 N3 तो फिर आपको 0 मिलेगा। उस केस में क्या लिखेगा पहली रेखा तीसरी रेखा पर लंब है। तो कंक्लूजन में निष्कर्ष में आप क्या लिखेगा अतः दी गई रेखाएं एक दूसरे पर परस्पर लंब है, जो आप अपने से बना लीजिएगा बच्चों। बहुत इजी वे में मैंने बताया, आपको बात समझ में आ गई होगी। बच्चों मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहा हूँ। ये भी बहुत आसान है, हमारी थ्योरी को जो बच्चा फॉलो करेगा कोई भी क्वेश्चन उसको बनाने के लिए आसान होगा बच्चों। मैं थ्योरी इस तरह बताता हूँ बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। आप देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिंदु 1 -1 2 तथा 3 4 और -2 से होकर जाने वाली रेखा बिंदु 0 3 2 तथा 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा पर लंब है। यानी क्या करना बच्चों हम बताए थे आपको कि दो बिंदु से जब कोई रेखा जाती है तो उसका डायरेक्शन रेशियो निकालने का तरीका बताए थे। अगर कोई रेखा दो बिंदु से होकर जाती है, इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x1 y1 z1 है, इसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है, तो हम आपको बताए थे कि इसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। डायरेक्शन रेशियो ऑफ AB क्या होगा x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1, ये हम आपको बताए थे। तो वही इसी नियम को फॉलो करेंगे हम सबसे पहले ये लिखेंगे बच्चों कि बिंदु इतना इतना से होकर जाने वाली रेखा का d का अनुपात दैट मींस डायरेक्शन रेशियो क्या होगा। तो लिखेंगे बिंदु 1 - 1 2 तथा 3 4 - 2 से होकर जाने वाली रेखा का डायरेक्शन रेशियो यानी जिसको आप बताए थे हम डी का अनुपात। आप पीछे वाले नोट्स में देखेंगे बच्चों डी का अनुपात क्या होगा x2 - x1 y2 - y1 z2 - z2। दैट मींस x2 x1 y1 z1 ये है, x2 y2 z2 ये है, तो 3 - 1 उसका 4 - -1 और -2 -2। यहाँ पर क्या होगा बच्चों 2 हो गया, ये 5 हो गया, -4 हो गया। इसको ऐसा कीजिए A1, B1, C1 मान लीजिए और पुनः बिंदु 0 3 2 एवं 3 5 6 से होकर जाने वाली रेखा का दिक् अनुपात जिसको आप क्या कहते हैं डायरेक्शन रेशियो। तो फिर उसी तरह बच्चों x2 - x1 y2 - y1 और z2 - z1। तो यहाँ पर x2 - x1 क्या होगा 3 - 0, y2 - y1 क्या होगा बच्चों 5 - 3 और z2 - z1 क्या होगा 6 - 2। दैट मीन्स बच्चों 3 होगा 2 होगा 4 होगा। इसको आप क्या मान लीजिए A2, B2, C2 माना। अब हमको बताना है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, तो हमको क्या दिखाना है आप याद कीजिए मेरा थ्योरी
कि दो रेखाओं के डायरेक्शन कोसाइन दिए हुए हो A1 B1 C1 डायरेक्शन रेशियो और दूसरी रेखा का डायरेक्शन रेशियो A2 B2 C2 दिया हुआ हो, तो अगर दोनों रेखा लंब होगी बच्चों तो क्या होगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 को क्या होना होगा 0 होना होगा। उसी को हम चेक करेंगे बच्चों, लिखेंगे आप A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू, तो आपका आइए A1 क्या है और A2 क्या है। देखिए A1 आपका 2 है, A2 3 है, फिर B1 आपका क्या है 5 है, B2 क्या है 2 है, फिर C1 क्या है 4 है और C2 क्या है 4 है। तो क्या हो गया ये 6 प्लस 10 माइनस 16, दैट मीन्स 16 माइनस 16 हो गया इक्वल टू 0। और जैसे ही ऐसा हुआ इसका मतलब दोनों रेखा एक दूसरे पर क्या है लंब है। तो क्या लिखेंगे आंसर, लिखेंगे अतः दी गई रेखाएं एक दूसरे पर लंब है, एक दूसरे पर लंब। और बच्चों अगर समांतर का केस रहता तो हम क्या चेक करते A1 by A2 इन केस ऑफ पैरेलल, समांतर चेक करना है। इसके आगे वाला क्वेश्चन यही है बच्चों साइड। तो यहाँ पर क्या होगा A1 by A2 बराबर B1 by B2 चेक करते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं C1 by C2। अगर ये तीनों बराबर होता तो दोनों रेखाएं क्या होती समांतर होती। बात अच्छी तरह समझ में आ रही होगी बच्चों। तो बच्चों आपके सामने ये चौथा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, उस रेखा का समीकरण ज्ञात करें जो बिंदु 1 2 3 से होकर जाती है तथा सदिश इतना के समांतर है। ये एकदम पहला थ्योरम है बच्चों कि हम बताए थे आपको कि उस रेखा का समीकरण जो किसी दिए गए बिंदु से होकर जाती है और दिए गए सदिश के समांतर है, हम बताए थे। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों ये किस बिंदु से होकर जाती है रेखा 1 2 3 से, यानी इस बिंदु का पोजीशन वेक्टर क्या है, यानी दिया है, लिखेंगे यहाँ वेक्टर है जिस बिंदु से होकर जाती है किसका पोजीशन वेक्टर जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पहला में I लगाएंगे प्लस दूसरा में J और प्लस तीसरा में K। और किसके पैरेलल है, इस वेक्टर के पैरेलल है, इस वेक्टर के समांतर है, इसलिए वेक्टर B का काम नहीं कर रहा है। क्योंकि आपको बताए थे कि रेखा जो वेक्टर B के पैरेलल है और इस बिंदु से होकर जाती है तो इस रेखा का समीकरण क्या होता है मेरे बच्चों, याद है वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A प्लस लैम्डा वेक्टर B। ये पहला थ्योरम था मेरा जो आपके इस एक्सरसाइज में उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जिस बिंदु से होकर जाती है अर्थात उसका पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश क्या होगा, वेक्टर A इक्वल टू वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K। और किस सदिश के समांतर है, यानी वेक्टर B क्या है 3 वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J और माइनस 2। ये दो चीज मालूम हो गया। इसलिए रेखा का अभिष्ट समीकरण क्या होगा वो तो आप खुद लिख सकते हैं। अभिष्ट समीकरण क्या होगा बच्चों, वेक्टर R इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस क्या होगा लैम्डा वेक्टर B। दैट मींस क्या लिखना है आपको, वेक्टर R इक्वल टू वेक्टर A मींस वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J प्लस 3 वेक्टर K प्लस लैम्डा और वेक्टर B मींस क्या होगा 3 वेक्टर I प्लस 2 वेक्टर J माइनस 2 वेक्टर K। यह हो गया बच्चों, इतना आसान था। ये पहला थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन था। आप मेरी बात को जरूर समझ गए होंगे। ठीक है बच्चों, आज इतना ही रहने दिया जाए।